देखिए, आपका डाउरी एक्ट चल रहा था। डाउरी एक्ट में आपका ये सामान्य बातें बताकर और सेक्शन आपका 3 तक हमने बता दिया था। फिर एक बार सेक्शन जरूर याद रखिए। आपका सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। प्रारंभ की तिथि पूछ सकता है 1 जुलाई 1961। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। और आपका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। वहां से भी पूछ सकता है कि किसे डावरी नहीं माना जाएगा। तो जरूर याद रखिए, आपका मुस्लिम विधि में मेहर को विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु को या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को या वर को स्वेच्छा से दिया गया उपहार बिना मांगे। और प्रथागत उपहार यानी कि जो प्रथा के अनुसार उपहार वधु द्वारा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, तो वे भी आपका डावरी या दहेज नहीं माना जाएगा। इसके बाद दहेज में दहेज कब आपका लिया दिया जा सकता है, ये पूछ सकता है। आपका विवाह के पहले भी, विवाह के समय भी और विवाह के बाद भी। इसके बाद दहेज लेने और देने के लिए जो सजा दी गई है वह धारा 3 में है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कम से कम कितना दंड, 5 साल, और कम से कितना जुर्माना। हाँ, दहेज लेना देना और दहेज लेने और देने को दुष्प्रेरित करना, इन दोनों के लिए दंड समान है। यानी कि जो दहेज लेगा या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, जो दहेज देगा या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, ये चारों लोग सेक्शन 3 के तहत दंड के भागी होंगे। दंड, अगर दहेज की रकम 15,000 से ऊपर है तो जुर्माना ऊपर भी जा सकता है। ये यहाँ से दंड की मात्रा पूछ सकती है। अब सेक्शन आ जाइए 4। 3 हम बता चुके थे। धारा 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। यानी कि सेक्शन 3 और 4 में अंतर थोड़ा समझिए। सेक्शन 3 तब अप्लाई करेगा या तो दहेज दे दिया गया है या ले लिया गया है। लेकिन सेक्शन 4 तब अप्लाई करेगा जब दहेज लिया दिया नहीं गया है, बल्कि दहेज की क्या की गई है, मांग की गई है। यानी कि आपका लड़के के पिता ने लड़की के पिता से केवल इतना कहा कि हम आपकी लड़की से अपने लड़के का विवाह तय करते हैं, लेकिन 5 लाख रुपया हमें क्या चाहिए, दहेज। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 3 की 4? 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अटेम्प्ट कह सकते हैं। हो सकता है पूछ ले कि दहेज लेने का प्रयास कहाँ है। प्रयास यानी कि पूरा प्रयास किया छल बल कल द्वारा कि इनसे दहेज मांग कर ले लिया जाए, लेकिन लेने में क्या रहा, असफल। अगर ले ही लेता तब तो धारा 3 बनी है, लेकिन डिमांड तो किया, लेकिन दहेज अभी मिला नहीं। और जैसे ही दहेज मिल जाएगा तो कौन सी धारा, 3। अब देखिए बैरक सही रहेगा। दहेज मांगने के लिए शास्ति यानी कि दंड, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधु या वर के माता पिता से या अन्य नातेदार या संरक्षक से, यानी कि या तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से दहेज मांगा जाए या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से मांगा जाए, दोनों लोग दहेज मांगने के लिए क्या होंगे, दंड। यानी कि वर पक्ष भी मांग सकता है और वधु पक्ष भी। ये ना कहेगा कि केवल दहेज आपका लड़का ही लेता है, स्पष्ट लिखा है। तो आपका फिर एक बार बैरक देखिए। वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मांग करेगा। यानी कि किससे दहेज की मांग की जा सकती है। अगर आप माने वर पक्ष मान लीजिए मांग रहा है, तो या तो वधु से या वधु के माता पिता से या वधु के नातेदार से, या माता पिता नहीं है तो वधु के गार्जियन से। और यही सेम नियम आपका वधु में भी लगेगा। वधु
मांग सकती हैं। मैंने उल्टा नियम वधु में भी लगेगा। हाँ, दहेज या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मांग लिया जाए और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट यानी कि कंपनी में जो शेयर हैं वह हमें क्या करो, दे दो, वहीं दहेज में क्या होगा, पर्याप्त होगा। अप्रत्यक्ष रूप से अब कोई कार्य कर दो, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित होगा। तो बस एक पॉइंट याद रखना है, दहेज मांगने के लिए दंड आपका कितना है, कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 साल, और फाइन कितना आपका 10,000। यही नियम याद रखना है। फिर हम बता दें, कम से कम 6 माह, अधिकतम कितना, 2 साल, और जुर्माना 10,000। हाँ, अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000। तो फिर एक बार धारा 3 और 4 को कोरिलेट करके दोनों याद करिए दंड की मात्रा। धारा 3 में जो दहेज लेने और देने के लिए दंड था कम से कम 5 साल और जुर्माना कम से कम 15,000, और दहेज लिए दिए नहीं है बल्कि केवल डिमांड किए हैं, तो डिमांड में आपका दंड की मात्रा थोड़ा कम होगी, कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 साल, और जुर्माना कितना, 10,000। तो धारा 4 समाप्त हो गई। अब 4A आ जाइए। विज्ञापन पर पाबंदी पूछ सकता है कि विज्ञापन या प्रचार पर पाबंदी किस सेक्शन के तहत लगाई गई है। तो फिर एक बार देखिए, विज्ञापन के बारे में जब भी आप पढ़िए तो एक अनुच्छेद वाइज पढ़िएगा। आपका वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 1A, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि सामान्य भाषा में आजकल हो रहा है बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी। ये जो बोलने की आज़ादी है ये आपका अनुच्छेद 19(1)A में दी गई है। इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी स्वतंत्रता शामिल है, और प्रचार की भी स्वतंत्रता इसमें या विज्ञापन की क्या है, शामिल। इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि आपका रिपब्लिक टीवी देख सकते हैं, जो अर्नब गोस्वामी है, अनाप शनाप बोलता रहता है। जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यही तो कहता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सरकार नहीं दिया अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन सा आर्टिकल, 91A। ये उद्धव सरकार कौन होती है, हमारी आज़ादी पर रोक लगाने वाली। और जैसे उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी हमेशा पहुंच जाता था तत्काल सुप्रीम कोर्ट, और इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में ही निर्णय दिया, विरोध में नहीं। क्योंकि सरकार आपका हमेशा उसके मने फन को कुचलना चाहिए लेकिन मूल अधिकार को कुचल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी न्यायपालिका आपका क्या है, मूल अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम भी हैं, करती भी है। अब तो सरकार ही चली गई तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, तो अगर कोई सोशल मीडिया पर या समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में, किसी टीवी के माध्यम से इत्यादि जो भी हो, दहेज लेने या दहेज देने का विज्ञापन करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या दंड का भागी होगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि दहेज लेने और देने को के लिए विज्ञापन करना धारा 4A में क्या बनाया गया है, दंड। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये धारा कब जोड़ी गई, तो उसी पर धारा पर ही लिख लेना चाहिए, 1986 में, 1986। सबसे अच्छा तरीका है कि जो हेडिंग है विज्ञापन पर पाबंदी उसी पर लिख लीजिए कि यह धारा क्योंकि नई धारा है तो आपका जोड़ी कब गई, 1986 में। बहुत अंदर जाकर पूछे तो लागू कब हुई, तो 19/11/1986।
यानी कि 19 नवंबर 1986 लिखा भी गया डेट बेयर एक्ट में। अब बेयर एक्ट की वहाँ देखिए आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आपका तमाम साइटें भी विवाह की चल रही हैं, आपका इंटरनेट पर भी चलती हैं साइटें, फर्जी साइटें भी खूब बनी हैं, समाचार पत्रों में भी लोग निकालते हैं रविवार को देखिए तो 3-4 पेज आपका सुयोग्य वर चाहिए तो सुयोग्य बच चाहिए, अयोग्य नहीं लिखा जाता यानी कि भले अयोग्य हो वर और वधु, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, सुयोग्य चाहिए। यानी कि भले कुरूप हो, लेकिन आपका क्या चाहिए, वर या वधु सुंदर ही चाहिए। यानी कि कुरूप आदमी भी ये इच्छा जताता है, यही तो हित है आपका रास्को पाउंड के अनुसार, यही तो इंटरेस्ट है कि कुरूप हैं लेकिन इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम आपका माने सुंदर से विवाह हो, तो आपका अलग बात है, उतना हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे एरिया से भाई बाहर हैं। हमारी भी एक सीमा है, पढ़ाते समय सीमा का हमने कभी भी वायलेशन नहीं किया, बात वहीं रोक दी जाती है, चाहे शाम को बताया जाए उदाहरण या सुबह। सभी लोग मेजर हैं, वयस्क हैं, स्वतंत्र सम्मत के हैं, वो ये थोड़े हैं कि अनजान आदमी है। तो आगे देखा जाए भाई आपका, अब तो कहीं भी आप देखे होंगे पेपरों में ये नहीं निकलता कि जो भी मेरी लड़की से विवाह करेगा मैं उसे 5 लाख रुपया दहेज दूंगा, क्या कभी लिखा हुआ देखे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर लिख देंगे तो कौन सी धारा चपेट में ले लेगी, 4A, और आप पर मुकदमा चलेगा और आप दंड के क्या होंगे भाग। तब आसान, बस वहीं विज्ञापन और दंड समझना है, दंड याद रखिएगा, फिर हम धारा 3 से कवर करेंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री, यानी कि आपका चाहे पुत्र का विवाह हो या पुत्री का, दोनों के मामले में लागू होगा। इसका मतलब कि अगर पुत्री हैं तो ये विज्ञापन दिया गया हो कि जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा मैं 500 रुपया दहेज दूंगा। पुत्र हैं तो ये भी हो सकता है कि पुत्र का मैंने पिता विज्ञापन दिया है कि जो भी लड़की हमारे पुत्र से विवाह करेगी मैं उस लड़की को या उसके पिता को या उसके नातेदार को, रिश्तेदार को, गार्जियन को 500 रुपया क्या दूंगा दहेज में। तो ये दंडनीय है, विज्ञापन नहीं कर सकते। देखिए अब बेर, अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप, विवाह के एवज में किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से आपका सोशल मीडिया भी क्या हो जाएगी, समाहित। तो अदर अन्य माध्यम का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं और सोशल मीडिया पर आपने मांग कर दिया दहेज लेने या देने का, क्या कर दिया, प्रचार, विज्ञापन, तो आप इस धारा के तहत दंड के क्या होंगे, भागी। नहीं कि सोशल मीडिया पर भी, समाचार पत्र में जहाँ छापवाइए, अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा। प्रस्थापना करेगा माने प्रस्ताव रखेगा। तो क्या क्या दहेज में देने का प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो पहला प्रस्ताव कि अपनी संपत्ति, कि दो दहेज में जो मेरी बिटिया से विवाह करेगा ये मकान मैं उसे दहेज में क्या करूँगा, दे दूँगा, तब भी आप दंडनीय होंगे। या किसी धन के अंश का मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपया हम क्या करेंगे, उसे दहेज में देंगे, तो ये धन हो गया। दोनों में या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना, तो एक कारोबार या बिजनेस में अंश दिलवाइए। मान लीजिए एक व्यक्ति का किसी कंपनी में जो शेयर हैं वह 10% हैं और वह विज्ञापन निकालता है कि जो लड़की मेरे पुत्र से विवाह करेगी उसे मैं इसमें से 5% दहेज में दे दूंगा शेयर। तो बताइए क्या ये धारा 4A में आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि किसी कारोबार में शेयर प्रदान करना ये भी विज्ञापन माना जाएगा। या कोई अन्य हित संपत्ति में आप दे रहे हैं, यानी कि बंधक रख देंगे, तुम्हें पट्टा दे देंगे, इसके एवज में दान दे देंगे इत्यादि, तो ये भी क्या होगा। अब देखिए खंड ख में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित या करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, यानी कि आपका मुद्रित करते हैं, प्रकाशित करते हैं या वितरित करवाते हैं, जिसे पंपलेट बंटवा दिए, तो ऐसी दशा में ये लोग दंड के क्या होंगे, भागी। बस दंड याद रखिएगा, 6 माह से कम नहीं, अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना कितना, 15,000। नहीं, जुर्माना आपका भाई 15,000 लिखा है, 15,000 धारा 4 में 10 लिख, एक से, हाँ या है भाई, या और भी ध्यान में रखना, या शब्द है। फिर एक बार देखिए तीनों धाराओं को फिर एक बार एक साथ पढ़िए। धारा 3 में, यही याद करने का तरीका है, 4-5 बार समझिए। धारा 3 में दहेज लेने और देने के लिए दंड, तो दंड की मात्रा कम से कम 5 साल और जुर्माना कम से कम 15,000 आपका ये। धारा आपका 4 में दहेज मांगने के लिए दंड, तो कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 साल, और जुर्माना आपका 10,000। दहेज के लिए विज्ञापन करना, प्रचारित करना विज्ञापन इत्यादि के लिए दंड 4A में है। दंड की मात्रा कम से कम 6 माह, अधिकतम आपका 5 वर्ष, या जुर्माना जो 15 वर्ष तक का हो सकेगा, नहीं 15,000 कहाँ 15,000 तक का हो सकेगा। अब आइए आपका, लेकिन न्यायालय चाहे तो कारण दिखा के 6 माह से भी कम का दंड क्या कर सकता है, दे सकता है। अब धारा 5 तो कई बार बताया जा चुका है, दहेज देना या लेने का करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा कि शून्य होगा, शून्य होगा यानी कि अगर मान लीजिए कि वादा किया गया कि विवाह कर लो, विवाह के बाद 5 लाख रुपया मैं दहेज दे दूंगा, तो क्या लड़का पार्टी उस दहेज की रकम को कानूनन वसूलने की हकदार होगी कि नहीं, नहीं होगी। ये जरूर याद रखें, कानूनन हकदार नहीं होगी। अब धारा 6 से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दूं जो क्वेश्चन बनता है वो किससे, 6 से। धारा 6 का पहले कंसेप्ट बनाइए आपका। धारा 6 में ये है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। तो पहला नियम ये जानिए कि अगर दहेज लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को दिया है, तो वह दहेज की जो रकम है वह स्त्री धन होती है, और उस पर स्त्री को आंशिक अधिकार नहीं होता, बल्कि कैसा अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार। यानी कि पहला नियम ये बनाना है कि आपका ये जो आपका धन होगा, जो वर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया है, ये वर पक्ष की संपत्ति नहीं है, ये वधु की संपत्ति मानी जाएगी, और आपका वधु की संपत्ति मानी जाएगी। इस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी कौन होगी, वधु होगी, वर नहीं। भाई कहाँ से वर बता रहे हैं उदाहरण बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर वध में लोग फंस जाएंगे। देखिए उदाहरण, उसके बाद समझा जाए, नहीं तो पता लगा कि ये आपका वर है और भी क्या बना लिया जाए, वध। देखिए आपका मैंने वधु पक्ष ने वर पक्ष को एक मकान दिया, और ये मकान आपका कैसे दिया गया, दहेज में, यानी कि डावरी में। अब बताइए इस मकान की स्वामी कौन होगा। तो भले मकान वर को दे दिया गया हो, क्योंकि ये मकान दहेज में दिया गया है, तो ये मकान स्त्री का माना जाएगा, और वधु जो होगी इस मकान की पूर्ण स्वामिनी होगी।
भले स्वामित्व किसको मिल गया है, पति महोदय को। मैं फिर बता दूं, नाम से मतलब नहीं यहाँ। अब जब दहेज पति महोदय ने दहेज में ये मकान ले ही लिया है, तो कानून ये कहता है कि कानून पहला नियम ये है कि 3 माह के अंदर ये मकान तुम अपनी पत्नी को, पत्नी मर गई है तो संतान को उसकी, और संतान मर गई है तो पत्नी के माता पिता को तुम वापस करो। कितने माह के अंदर? 3 माह के अंदर। अगर वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी, तुम दंड के भागी होगे। एक दहेज लेने के लिए दंड, और दूसरा वापस न करने। तो पहले तो समय याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये धारा 6 है कि कितने माह के अंदर, 3 माह, 3 माह, 3 माह। तो तीनों में 3-3 माह चलेगा, वो हम बताएंगे। दूसरा नियम देखिए, आपका दूसरा नियम इसमें ये समझना है कि आपका ट्रस्ट समझना है। एक दूसरा नियम में कि जब पत्नी द्वारा या पत्नी के नातेदारों द्वारा दहेज में कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति पति या पति के नातेदारों को दी गई है, तो पहला नियम हमने बताया कि इनका कर्तव्य है पति या पति के नातेदारों का कि 3 मास के अंदर पत्नी को वह संपत्ति या धन या रकम क्या करें, वापस। अब मान लीजिए कि 3 माह के अंदर वापस नहीं करता, तो एक और अपराध कर बैठा, अपराध मुकदमा चलेगा, और ऐसा पति या नातेदार दंड के क्या होंगे, भागी। अब 2 मुकदमा लाद दिया जाएगा, एक दहेज लिया धारा 3 में, और एक वापस नहीं किया तो धारा 6। तो वापस न करने पर दंड हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि दहेज में, अब थोड़ा संपत्ति हटा दीजिए, थोड़ा रकम देखिए। दहेज में थोड़ा रकम बढ़ा दिया जाए भाई, 5 लाख किया जाए। नहीं, 5 लाख कम से कम किया जाए। मान लीजिए वधु पक्ष ने वर पक्ष को दहेज में 5 लाख रुपया दिया। तो अब समस्या ये है कि चूंकि इस 5 लाख का हकदार उस माने वधु है, तो आपका जब तक पति या पति के नातेदार इस रकम को अपने पास रखेंगे, तो ये पत्नी के न्यासी के रूप में रखेंगे, यानी कि ट्रस्ट के रूप में रखेंगे, अर्थात मिसयूज नहीं करेंगे। अगर पति ने इन 5 लाख रुपयों का मिसयूज कर दिया, तो पति एक और अपराध कर दिया, और वह आपराधिक न्यास भंग। तो कौन न्यास में संपत्ति धारण करेगा दहेज के, पति या पति के नातेदार? तो क्यों ऐसा ट्रस्ट में, विश्वास में? क्योंकि आगे चलकर ये संपत्तियां किसको वापस करनी पड़ेंगी, पत्नी को, या पत्नी की नहीं है तो संतानों को, संतान नहीं है तो पत्नी के किसको, माता पिता। अब याद रखिएगा ये। अब यही नियम आपका बेयर एक्ट में पढ़ना है। अब बेयर एक्ट में जहाँ जहाँ जो को रिलेट किया जाएगा, तो देखिए आपका भाई धारा 6 से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, मैं बता दूं, और अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखिए आपका दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। तो जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि दहेज दिया गया, अगर स्त्री को ही दहेज में कुछ दे दिया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही दहेज की रकम या मकान उस वधु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है, यानी कि उसके पति को दिया गया, पति के पिता को दिया गया, पति के नातेदारों को दिया गया, पति के रिश्तेदारों को दिया गया, तो ऐसी दशा में कानून आगे देखिए, तो वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज का मतलब जो पति या पति के नातेदार या पति के रिश्तेदार जो रकम या संपत्ति दहेज में क्या हुए हैं, पाए हैं, उसको क्या करें,
यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया तो विवाह की तारीख के पश्चात कितने माह के भीतर वापस कर दें? 3 माह। तो मान लीजिए कि फिर एक बढ़ाइए, तीनों में 3 माह ही चलेगा। अगर दहेज की रकम या संपत्ति दी गई थी, विवाह के पहले ही दे दिया गया था, विवाह के पहले ही 99% मामलों में मैं बता दूं, विवाह के पहले ही दहेज की रकम और संपत्ति क्या की जा रही है, ले ली जा रही है। तो जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उसके अगले 3 माह के अंदर वह जो संपत्ति या धन है आप क्या करिए, वाइफ को वापस। अब इस और इस समय तक जब तक वापस नहीं हो जाता आप सुरक्षित रखिए कि 2 बूंद लेकर उड़ा दीजिए। भाई क्या कानून कहता है, न्यास आप ट्रस्टी हैं, हिताधिकारी पत्नी है, पत्नी को हक है, आप केवल उसको संरक्षित रखिए और अगले 3 माह के अंदर क्या करिए, पूरा मकान और रुपया। अब वहीं समाजशास्त्री विचारधारा से थोड़ा जोड़िए। समाजशास्त्री विचारधारा वाले ये कहते हैं कि जो बातें किताब में लिखी गई हैं आपका, वे बातें धरातल पर भी लागू होना, बताइए क्या लागू हो रहा है ये? कल बताया जाएगा। अब ये आपका लागू हो रहा है कि नहीं, कल इसको समाप्त कर देना है भाई। आपका लागू होता है कि नहीं? अच्छे अच्छे नियम धारा 6 में है, यानी कि धारा 6 में टेक्निकल बातें भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे नियम भी हैं, कल हम इसको बताएंगे। भाई कल क्लास 9 बजे से चलेगा।